बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी हमारे साथ बीएसएन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसके ऑलरेडी 5 यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं और आज हम यूनिट 6 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे साथ है एडल्ट डेवलपमेंट। एडल्ट डेवलपमेंट का लफ्ज़ अगर आप लोग देख ले तो इसमें एडल्ट का मतलब है कि जो एडल्ट्स होते हैं जो कि टीन एज से अबव लोग होते हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, साइकोलॉजी में जो हमारे साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है ना, ये असल में जो फिजिकल ग्रोथ होती है जो इंसान एज के साथ बढ़ता है, ठीक है, जो कि क्वांटिटेटिव होता है। हम कहते हैं ना कि अभी ये 16 ईयर का है, अभी ये 14 ईयर का है, ये जो क्वांटिटेटिव होती है तो ये असल में ग्रोथ कहलाती है। और जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट असल में हमारे साथ फिजिकल चेंजेस नहीं होती बल्कि ये मेंटल ग्रोथ को हम कहते हैं। जब पर्सनालिटी में ग्रोथ आ जाती है, जब हमारे मेच्योरिटी में ग्रोथ आती है, जब इंसान मेच्योर बन जाता है, जब इंसान जो है ना वो उसका जो मेंटल स्टेटस है वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान में किसी भी चीज़ के बारे में जब उसमें क्या आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है, उसमें एनहांसमेंट आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिक में हो, चाहे चाहे वो किसी एग्जाम में अच्छा हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो किसी स्किल में अच्छा हो रहा हो, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ डेवलपमेंट कहलाती है। जबकि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो असल में जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होती है, जो कि मतलब उम्र के साथ साथ जो इंसान की जो एज बढ़ता है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब स्लाइड की तरफ आते हैं तो स्लाइड में लिखा है एडल्ट डेवलपमेंट। अब जो एडल्ट्स होते हैं जो कि टीन एज से अबव होते हैं, मतलब 18 से अबव जो जितने भी पीपल होते हैं, ठीक है, तो उसको हम एडल्ट कहलाते हैं। तो एडल्ट के लाइफ में क्या क्या डेवलपमेंट्स आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत रिलेटेड है, तो आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आगे काम आने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे सही से पढ़ ले तो आप लोगों को फिर लाइफ के जितनी भी स्टेजेस है जो आ रहे हैं आप लोग की लाइफ में अभी, तो उसके बारे में फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। और आप जो है ना अच्छे पॉजिटिविटी की तरफ जो है ना ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा गया है ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यानी इसी यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू, इस यूनिट के एंड पे आप लोग एबल होंगे कि डिस्कस कस्ट एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशंस इन मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। अब जो है ना जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एडल्ट है, जो 18 एज से अबव लोग हैं, तो उसके जो डेवलपमेंटल ट्रांजिशन यानी जो चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशन मतलब कि जो चेंजेस आते हैं इन मैरिटल स्टेटस क्या होती है। मैरिटल स्टेटस को आप लोगों ने ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, जब भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या आप सिंगल हो, क्या आप डाइवोर्स्ड हो, क्या आप विडो हो, क्या आप मैरिड हो, ठीक है। तो इस स्टेटस को हम मैरिटल स्टेटस कहते हैं, ठीक है, कि इंसान जो है ना वो सिंगल है या वो मैरिड है या वो डाइवोर्स्ड वगैरह है, तो इसके बारे में जब हम मालूम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मैरिटल स्टेटस कहते हैं। अच्छा, फिर लिखा गया है कि इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप ये असल में क्लोजलीनेस को कहते हैं। जो रोमांटिक लाइफ होती है, जो कि लव रिलेशनशिप्स होते हैं, ज़्यादातर जो बाहर ममालिक होते हैं ना वहाँ पे लोग जो है ना इसको लिविंग कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप है, मतलब कि जो मेल और फीमेल है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप रखते हैं और उसके बाद जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि आया शादी करनी है कि नहीं, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को वो इंटीमेट रिलेशनशिप का नाम भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीमेट रिलेशनशिप है ये आफ्टर मैरिज भी हो सकती है, यानी क्लोजलीनेस जो होती है, जो लव रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और बिफोर मैरिज भी हो सकती है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि डिस्कस एज रोल एंड सोशल क्लॉक एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। अब हमारे साथ जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि एज रोल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है सोशल क्लॉक्स। सोशल क्लॉक जो है ना ये मैंने आप लोगों को जो हमारे साथ जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थी, जो आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थी, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो
क्या है जो सोशल क्लॉक है वो किस चीज़ को कहते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि मतलब एज जो है ना उसके मुताबिक अपने अपने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और हर इंसान जो उस स्टेजेस से कामयाबी के साथ गुजरता है तो हम कहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अब कामयाब इंसान है। अगर वो एक भी स्टेज में फेल हो गया, यानी हम कहते हैं ना कि मतलब जो 8 तक तालीम है वो आपने 16 ईयर के एज में कंप्लीट करना है, फिर 16 से 14 ईयर के एज में, ठीक है। फिर जो 16 ईयर के एज होता है उसमें आपने मैट्रिक करना है, फिर उसके बाद 18 ईयर में आपने एफएससी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी से आपने 23 ईयर के एज में फारिग होना है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो हम कहते हैं कि ये देखो ये बड़ा कितना बड़ा है और अभी भी 10th में है, या कितना बड़ा है अपने जिस्म से नहीं शर्माता, ये कितना बड़ा जिस्म है और अभी भी ये क्या है 5th में है, 4th में है, ठीक है। इसी तरीके का हम ताने देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो चीज़ें होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोशल क्लॉक कहते हैं कि सोसाइटी का जो क्लॉक है, सोसाइटी का जो टाइमिंग है उसके मुताबिक अगर हम अपनी जितनी भी लाइफ की स्टेजेस है उससे सही तरीके से गुजरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि आप जो है ना आप सोशल क्लॉक के मुताबिक कामयाब इंसान है, ठीक है। और आप अगर एक भी क्लॉक में फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो तब हम कहते हैं कि ये सोशल क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहा है, सोशल क्लॉक के बगैर जो है ना ये चल रहा है, या ये जो है ना ये नाकाम है सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी में फिर उसको इतना अच्छा खासा रोल और इतना अच्छा खासा इज्जत वगैरह भी नहीं मिलता। अच्छा, और इसके इन्फ्लुएंसेस क्या है, इसके जो असरात है वो कौन कौन से हैं बिहेवियर पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इशू इन मैरिज के, मैरिज में क्या क्या इशू आ सकते हैं, कौन से ऐसी इश्यूज होते हैं जो कि डाइवोर्स को लीड करती है, इसकी वजह से डाइवोर्स हो जाती है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कस एडजस्टमेंट टू डाइवोर्स, डाइवोर्स के साथ आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, किस तरीके से मूव ऑन करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिली बिहेवियर, ठीक है। और इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं एक इंडिविजुअल पे, एक इंसान पे, और उसके फैमिली पे, या उसका जो फैमिली बिहेवियर है वो किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना कि ये आप लोगों के जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो इस वजह से आपने गौर से इस यूनिट को सुनना है, ठीक है। अच्छा, अब लिखा गया है कि डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डिफिनीशन के बारे में मैंने आप लोग को बताया अभी कि डेवलपमेंट हमारे साथ वो चेंजेस होते हैं जिसमें आप जो है ना आप क्या करते हैं, एज के मुताबिक आप ग्रोथ नहीं करते, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग को अगर आप लोग देख ले तो वो देखो कितने कम उम्र में उसने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग बड़े बड़े जितनी भी पर्सनालिटीज है उसको अगर आप लोग देख लो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कम एज में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसी कामयाबी को, इसी स्किल्स को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो एज के मुताबिक जो एज होते हैं ना, जो क्वांटिटेटिव काउंट हम कहते हैं, तो इसी को हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। सो लिखा गया है कि द पैटर्न ऑफ मोमेंट आर चेंजेस दैट बिगिन इट कंसेप्शन, कंसेप्शन क्या होती है, यानी माँ के पेट से लेकर जब बच्चा माँ के पेट में होते हैं ना तो उसको हम कंसेप्शन कहते हैं, एंड कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ द ह्यूमन लाइफ स्पेन, ठीक है। यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में माँ के पेट से लेकर कब्र तक, यानी मरने तक जितनी भी चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी चेंजेस को, इसी ग्रोथ्स को, इसी डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट का नेम ही देते हैं, इसी एनहांसमेंट को, इसी इम्प्रूवमेंट को हम डेवलपमेंट का नेम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर फर्दर लिखा गया है कि वाई स्टडी लाइफ स्पेन डेवलपमेंट, हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में हम क्यों डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो लिखा गया है कि यू कैन गेन इनसाइट टू योर ओन लाइफ एज अ चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि आप लोग पहले बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर एडोलेसेंट हो जाते हैं, यानी जो 16 ईयर का एज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना 18 ईयर से अबाव जब हो जाते हैं तो एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। और 16 से अबाव जो होते हैं वो यंग एडल्ट होते हैं। फिर उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं, फिर मिडिल एडल्ट, फिर जो क्या होते हैं, जो मतलब जो ओल्ड एडल्ट होते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं, या लेट एडल्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, इसमें हम क्या क्या, हमारी लाइफ में क्या क्या गेन हम करते हैं, ठीक है, क्या क्या हमारी लाइफ
में जो इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या इन्हांसमेंट आ रहे हैं, तो इसी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में हम एज के मुताबिक क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से भी हम डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। दूसरा है कि यू विल लर्न अबाउट लाइफ थ्रू द एडल्ट ईयर, ठीक है। अब जो है ना, आप ज़्यादातर जो मिडिल एज होती है, मिडिल एडल्ट एज होती है या जो ओल्ड एज होती है, इसमें आपके लाइफ में जितनी भी लर्निंग होती है ना, वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो एडल्ट ईयर्स में करते हैं, ठीक है। तो यही लर्निंग जो होती है, तो इसमें भी हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं ना, कि ये सारी जितनी भी लर्निंग वगैरह आती है, तो इसी को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा ये कि यू कैन बी अ पेरेंट। आप अपनी ज़िंदगी में एक बार, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में ये स्टेज भी आ रहा है कि आप जो है ना पेरेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। जब आप पेरेंट बन जाएंगे तो उस दौरान आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या अपने बच्चों को तरबियत देना है, किस तरीके से देना है, तो ये सब जितनी भी आप लोगों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो इम्प्रूवमेंट और जो एनहांसमेंट वगैरह आती है, तो इसी चीज़ को भी हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो एक तो ये स्टेज भी आता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो टीचर्स बन जाए, ठीक है, एक दिन। तो जब आप लोग टीचर्स बन जाते हैं, तो टीचर जो है ना वो भी हमारे साथ क्या होती है, वो उसकी भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपकी लाइफ में ये भी एक इम्प्रूवमेंट आ गया कि आप टीचर बन गए, ठीक है। आपकी लाइफ में अब क्या क्या डेवलपमेंट लाना है, क्या क्या एनहांसमेंट लाना है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। और जो फोर्थ वन है वो ये है कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद मेनी डिफरेंट एरिया ऑफ साइकोलॉजी। हमारे इसके साथ साथ डिफरेंट एरियाज है जिससे हमारा जो डेवलपमेंट है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे फिजिकल में, हमारी कॉग्निटिव, हमारी साइको सोशल लाइफ में जितनी भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसकी जो साइकोलॉजी एरिया है उसमें जितनी भी डिफरेंसेस और जितने भी चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से भी हम डेवलपमेंट स्टडी करते हैं कि ये डेवलपमेंट की वजह से ही ये चेंजेस आते हैं। अब लिखा गया है कि एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन इन मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। जो मैरिटल और जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, ठीक है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, तो उस दौरान हमारी ज़िंदगी में क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लिखा गया है कि एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन इन मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप refer to the various stages and changes that individual and couple go through as they navigate their personal growth and the evolution of their पार्टनरशिप, ठीक है। ये जितनी भी हमारे लाइफ में एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन जो मैरिटल और जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में आते हैं, तो ये डिफरेंट वेरियस स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक है। वो स्टेजेस हम आगे पढ़ेंगे, एक एक तकरीबन 10 स्टेजेस है, ठीक है। तो उस सारे स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी स्टेजेस होते हैं ना, ये कपल जो है ना या इंडिविजुअल जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ये सब स्टेजेस से दोनों जितने भी शादीशुदा कपल है या जो इंटीमेट रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप में है या लव रिलेशनशिप में है, तो ये जितने भी लोग हैं ये इन सारों स्टेजेस से गुजरते हैं। अब उन स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, लेकिन उस स्टेजेस में जितने भी फैक्टर्स इफेक्टिंग आते हैं तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सो ये फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जितनी भी ये जो ट्रांजिशंस है या ये जो चेंजेस है, ठीक है, तो ये जो है ना ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, यानी इस पे असर आती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। अब वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो डेवलपमेंटल क्या है मैरिटल और जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसमें जितनी भी ट्रांजिशन आती है उसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि उस रिलेशनशिप को या उस ट्रांजिशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो उसमें एज है, एज किस तरीके से इफेक्ट करती है। एज में ज़्यादातर जो इमैच्योर लोग होते हैं, ठीक है, तो और जो मैच्योर लोग होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैच्योर बंदा है और जो इमैच्योर बंदा है वो ये दोनों में से कौन जो है ना वो किस तरीके का रिलेशनशिप को फेस करता है। जो मैच्योर बंदा होता है वो अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखता है, लेकिन जो इमैच्योर होता है उसमें ज़्यादातर डिवोर्स वगैरह आ जाती है, ठीक है। जो अलग वगैरह होती है और जो झगड़े वगैरह होती है वो ज़्यादातर इमैच्योर रिलेशनशिप में होती है, यानी वो रिलेशनशिप जिसमें जितने भी जो लोग होते हैं, जो कपल्स होते हैं वो इमैच्योर हो, ठीक है। उसकी एज जो है ना वो इतना क्या ना हो, मतलब 18 से अबव ना हो, एडल्ट ना हो, ठीक है, या जो है ना उसकी ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तो इसको हम इमैच्योर कह सकते हैं। अच्छा,
लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, कभी कभार ऐसा एक्सपीरियंसेस लोगों पे आते हैं जो कि मतलब एक्सपीरियंस हो गई हो, ठीक है, तो वो उस एक्सपीरियंस को, वो जितनी भी उस हालात को, उस जितनी भी क्या है, जो भी झगड़ा वगैरह हो, तो उसको अच्छी तरीके से फेस कर देता है। लेकिन कभी कभार लोग ऐसे होते हैं जो कि मम्मी डैडी लोग होते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा भी अगर हादसा वगैरह आ जाता है तो टांगे कांप जाती है, ठीक है। तो जब टांगे कांप जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल वगैरह शुरू हो जाती है और इसकी वजह से अलहदगी भी हो जाती है। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है। इसी तरीके से इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एक्सपीरियंसेस हो गए, एक्सपेक्टेशन हो गए। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में ज़्यादातर जो सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, क्या आप उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ भी हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा असर डाल सकती है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी हमें ज़्यादातर इस चीज़ का ताकीद देती है कि मतलब अपने वाइफ का या चोरों का ग़ुलाम नहीं बनना है, ये सब कहते हैं ना। और जब भी वो अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं तो सोसाइटी उसके पीछे जो है ना बातें वगैरह करती है कि ये देखो अपनी वाइफ क्या ग़ुलाम बन गया, ये वो वगैरह। तो ये भी बहुत ज़्यादा उसकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर ज़्यादा असर डालती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी ज़्यादातर इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी जितनी भी रिलेशनशिप है, चाहे वो इंटीमेट हो या मैरिटल हो। अच्छा, अब वो स्टेजेस जो कि हमारी लाइफ में फर्दर आएंगे, ठीक है। जब भी आप इंटीमेट रिलेशनशिप में या आप मैरिटल रिलेशनशिप में आते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्टेजेस से इंसान गुजरता है। ये पहले जो हमने डिस्कस किया, एज, लाइफ एक्सपेक्टेशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो हमने डिस्कस किए ना, ये क्या थे, ये फैक्टर इफेक्टिंग थे। अब हम उसके बाद डिस्कस करेंगे वो स्टेजेस जो कि क्या है, जो एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन है इन मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके 10 स्टेजेस है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अर्ली रिलेशनशिप स्टेज। जो अर्ली रिलेशनशिप स्टेज होता है, जो कि क्या होता है, जो कि जिसको हम हनीमून फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें इंसान जो है ना वो इनफिचुएशन में होता है। इनफिचुएशंस क्या होती है, इनफिचुएशन का मतलब है कि इंसान जज्बाती होता है, इश्क व जुनून में होता है, अट्रैक्शन में होता है, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, दिल लगाव होता है, ठीक है, प्यार होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में होता है जो कि हनीमून फेज होता है। सो लिखा गया है कि दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभार शादी हो जाती है, ठीक है, मतलब कि शादी हो गई होती है, हनीमून फेज में शादी हो गई होती है। और कभी कभार जो है ना, या तो ये सिर्फ और सिर्फ वो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, मतलब जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, अभी शादी नहीं हुई है, मतलब कपल नहीं बन गए हैं। तो दोनों स्टेजेस इसमें आ सकते हैं, शादी नहीं भी हो सकती है। कभी कभार जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो भी इसमें आते हैं, और इसमें वो भी आते हैं जो कि अभी शादी हो गई है और जो फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, यानी शादी के जो पहले दिन होते हैं या जो फर्स्ट महीना वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनफिचुएशंस या हनीमून फेज कह सकते हैं, ठीक है, जो अर्ली रिलेशनशिप स्टेज होता है। अच्छा, अगर लव मैरिज है तो मतलब ये कि मैरिज से पहले जो ज़िंदगी होती है, ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है। और अगर अरेंज मैरिज है तो क्या होता है, मतलब कि अभी जो मैरिज हो गया है, ठीक है, और मैरिज का जो पहले दिन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हनीमून पेस कह सकते हैं। अच्छा, सो लिखा गया है कि दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप वेयर कपल एक्सपीरियंस इंटेंस अट्रैक्शन, ठीक है। ये जो है ना, ये असल में जो इनिशियल जो स्टार्ट वाला स्टेज होता है रोमांटिक रिलेशनशिप का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वेयर कपल एक्सपीरियंस इंटेंस अट्रैक्शन। इसमें कपल का इंटेंस यानी बहुत शदीद शिद्दत से अट्रैक्शन होती है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। इनफिचुएशंस होता है, इनफिचुएशन मतलब कि जज्बाती होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा क्लोजलीनेस होता है, ठीक है। एंड अ स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन, और एक दूसरे के साथ स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन। अगर एक को थोड़ा सा भी फ़ैन होता है ना, तो दूसरा कहता है कि मुझे भी ये फ़ैन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लैला मजनून का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अगर लैला का हाथ कट जाता है तो मजनून को भी महसूस होता है, ये वही पेस होता है, ठीक है। जस्ट फॉर अ जोक, ठीक है, ये एक जोक हो गया। अच्छा, तो ये वही फेस हो गया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, लिखा गया है कि ड्यूरिंग दिस फेज कपल ऑफन प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर।
इस स्टेज में जो कपल होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को कहते हैं कि तुम तो मेरे आइडियल हो, ठीक है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मैं क्या करूँगा, ये सारे बातें जो है ना ये कहते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू। ये सारे बातें जो है ना ये फर्स्ट स्टेज में होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कम्युनिकेट टेंड टू बी ऑफन। इस स्टेज में ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे के साथ ओपन होता जा रहा होता है, ठीक है, यानी जो अफेक्शनेट होता है, प्यार करने वाली बातें जो है ना वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करती है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ जो फर्स्ट पेज है उसमें होता है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस स्टेज को आप लोगों ने ये सारे जितने भी स्टेजेस हैं उसको आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशिंग कमिटमेंट। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें कमिटमेंट नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते? ज़्यादातर लोग तो करते हैं कमिटमेंट, लेकिन जो ज़्यादा कमिटमेंट होती है फर्स्ट स्टेज में तो ये लोग कहते हैं कि ये तो बहुत तेज़ जा रहा है, ठीक है, ये जो है ना ये टाइम पास कर रहा है, तो उसको ज़्यादातर छोड़ देते हैं लोग। तो इस वजह से दूसरे स्टेज में जब शादी हो जाती है, जब मंगनी हो जाती है, जब निकाह हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना लोग कमिटमेंट कर देते हैं, ठीक है, या जो है ना या मंगनी के बाद कमिटमेंट कर देते हैं और फिर शादी जब हो जाती है तो कहते हैं कि अब कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आ गया है, अब देखती हूँ कि आप कमिटमेंट पूरा करते हैं या नहीं, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में क्या होता है, कमिटमेंट होता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। लिखा गया है कि मूविंग इन एंड गेटिंग मैरिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अब इंसान जो है ना वो मतलब फर्दर मूव ऑन कर रहा होता है, ठीक है, और फर्दर जो है ना वो मैरिड के लिए मतलब कि शादी के लिए तैयार होते हैं कि अभी शादी करनी है। कपल हु डिसाइड टू लिव टुगेदर, इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि अब मतलब शादी करने का टाइम आ गया है, अब हम जितने भी हमने कमिटमेंट किए हैं उसको पूरा करने का टाइम आ गया है, चलो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व मर्जिंग हाउस होल्ड फाइनेंस एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टुगेदर। इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि मतलब हमने कहाँ पे रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, सास ससुर के साथ रहना है, कहाँ पे रहना है, ठीक है, और अपने एक दूसरे के साथ जो फाइनेंसेस होते हैं, मतलब कि एक दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प करना, ये सब हो जाते हैं स्टेज में, ठीक है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कितने बच्चे होंगे, कौन से बच्चे का क्या नाम रखेंगे, ठीक है, ये जितनी भी लॉन्ग टर्म गोल्स है तो ये इस स्टेज में ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के लिए गोल्स जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी अ टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, ये जो है ना ये वो टाइम होता है जिसमें लोग जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी वादे किए थे ना एक दूसरे के साथ, तो अब उस वादे को पूरा करने का टाइम आता है, और अब उसी वादों को जब पूरा कर रहे होते हैं ना तो उसमें एडजस्ट होने का टाइम आ गया है कि इसमें कपल जो है ना वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है तीसरा पेज। तीसरा पेज जो है ना वो पेरेंटिंग एंड फैमिली लाइफ। पेरेंटिंग एंड फैमिली लाइफ जो है ना ये बहुत सबसे ज़्यादा जो मेजर ट्रांजिशन है कपल की लाइफ में, तो वो पेरेंटिंग वाला पेज आता है, ठीक है। जब फीमेल और मेल जो कि कपल हो, ठीक है, वो जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना तो उस दौरान जो है ना उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़े चेंजेस आते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सोचते हैं कि अब अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके का करना है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, क्योंकि उस पर तालीम भी करनी है, उसके लिए आगे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उसको भी उठाना है। तो ये सबसे बड़ा मेजर जो ट्रांजिशन है वो कपल के लिए, कपल की लाइफ में यही ट्रांजिशन आते हैं, ठीक है, जब उसकी बच्चों की बर्थ हो जाती है। अच्छा, कपल मस्ट अडॉप्ट टू द डिमांड ऑफ पेरेंटिंग, ठीक है, ये कपल जो है ना ये अब अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अब हम पेरेंट बन गए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने क्या करना है, पूरा करना है। जितनी भी रिवॉर्डिंग और जितनी भी चैलेंजेस आते हैं उसको दोनों ने साथ जो है ना मिलकर क्या करना है, फेस करना है। अच्छा, दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व चेंज इन रोल, रूटीन एंड फेरियोरिटीज़। इस ट्रांजिशन में ज़्यादातर जो रोल्स, रूटीन्स और जो फेरियोरिटीज़ है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्यों चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब एक फ़ीमेल जो मदर बन जाती है तो वो अपने लिए अपना ख्याल इतना फिर नहीं रखती जितने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक है। इसी तरीके का अगर मेल आप लोग देख ले तो मेल जो है ना वो फिर अगर वो कुछ ना कमाता हो तो उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आता है कि अब बच्चों के लिए तो कुछ कमाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने बच्चे हैं। मैं तो माँ बाप का कह रहा था लेकिन बच्चे तो जो है ना वो तो मेरे माँ बाप का नहीं कह सकते ना, तो उसके लिए
अब मैं बाप हूँ तो मैंने कुछ कमाने हैं, उस पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा रूटीन चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसका रोल भी चेंज हो जाता है, एज अ फादर रोल जो है ना वो फिर क्या करता है, प्ले करता है। उसकी जितनी भी जोकिंग वगैरह है वो थोड़ा वो कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जो फोर्थ फेज़ आता है उसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अब इसको हम क्राइसिस क्यों कहते हैं? ये वो स्टेज होता है कि इसमें जो कपल्स होते हैं ना वो अब लाइफ पे दोबारा से सोचते हैं, ठीक है। अपने लाइफ पे एक सोच डालते हैं, अपने लाइफ पे एक जायज़ा डालते हैं, किस तरीके से, मतलब कि अपने लाइफ पे एक रोशनी डालते हैं, किस तरीके का वो देखते हैं कि हमने लाइफ में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, जितनी भी लाइफ गुजारी, क्या उसमें हमने अच्छा टाइम गुजारा या बुरा टाइम गुजारा, ठीक है। तो उसमें वो जो है ना वो अब सोचते हैं, दोबारा अपने लाइफ पे खुलासा डालते हैं कि मैंने किस तरीके का लाइफ गुजारा, ठीक है। अगर वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई है तो फिर वो खुश होता है आगे ज़िंदगी में भी, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो तब हम कह सकते हैं कि ये क्राइसिस है, क्योंकि वो फिर कहता है कि मैंने मतलब यही ज़िंदगी थी, किस तरीके से गुजारी, ना तो कोई सेटिस्फेक्शन मिल गया और ना तो कुछ अचीव किया, ठीक है। तो ये जितनी भी अचीवमेंट वगैरह है उस पर ये जो रिफ्लेक्शन डालते हैं तो इसको हम मिड लाइफ क्राइसिस या री इवाल्युएशन कह सकते हैं। In midlife, individual and couple may experience of a period of सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप पे क्या डालता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन डालता है। जितनी भी मैंने एक्सपीरियंसेस, जितनी भी अपनी लाइफ गुजारी ना, उस सारे लाइफ पे अब रिफ्लेक्शन डालता है, एक रोशनी डालती है कि मैंने अच्छी लाइफ गुजारी या बुरी लाइफ गुजारी, ठीक है। री इवालुएट करती है अपनी ज़िंदगी को। दिस कैन लीड टू क्वेश्चनिंग लाइफ चॉइसेस, ठीक है। इसमें जो है ना इसमें ज़्यादातर लाइफ चॉइसेस की क्वेश्चनिंग आ जाती है कि मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ ये चॉइसेस थी, ठीक है, और मैंने ये चॉइस जो है ना ये अपने लिए सेलेक्ट किया, क्या मैंने ये चॉइस सही सेलेक्ट किया है या गलत सही सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जितनी भी चॉइसेस है उस पर रोशनी डालते हैं, ठीक है। अगर उसने अच्छा सेटिस्फाइड लाइफ गुजारा है और उस चॉइस के साथ वो खुश है तो वो फिर कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया था। लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो फिर वो क्या कहता है कि ये मैंने क्या फैसला किया है, ठीक है, मैं अपने फैसले से खुश नहीं हूँ। लेकिन फिर आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं रहता है, ठीक है। करियर पाथ्स को देखता है, क्या मैंने अच्छा करियर जो है ना वो बनाया है कि नहीं, एंड द ओवरऑल डायरेक्शन, और जितनी भी मेरे रिलेशनशिप की जितनी भी डायरेक्शन वगैरह है वो मैंने सही फॉलो किए है कि नहीं। सम इंडिविजुअल मेक सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस ड्यूरिंग दिस टाइम, और ज़्यादातर जितनी भी लाइफ चेंजेस है वो इसी फेज में आते हैं। अच्छा, फिर फिफ्थ जो फेज़ आता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी नेस्ट। एम्प्टी नेस्ट जो है ना ये वो फेज़ होता है जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं ना वो अपने करियर बनाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए या जॉब वगैरह, जॉब तो नहीं ढूंढते, हाँ जॉब ढूंढना भी यही इस पेज में आता है, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, घर से बाहर निकलते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं। तो इस दौरान जो है ना जो नेस्ट होता है, जो घोंसला होता है, तो वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। इस वजह से यानी घर से जितने भी लोग होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है, अपने सबक पढ़ने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अब घोंसला जो है ना वो दोबारा से खाली हो गया है, यानी जो घर है वो खाली हो गया, जितने भी बच्चे हैं वो अपने करियर बनाने के लिए बाहर चले गए, ठीक है। एंड रीडिस्कवरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कपल को दोबारा से टाइम मिलता है, जो मतलब पहले इसको इस कपल्स को टाइम नहीं मिलता था ना, अपने बच्चों में मसरूफ था, अब बच्चे दोबारा से चले गए, ठीक है, बाहर। तो इस वजह से कपल को टाइम मिल गया कि अब जो है ना ज़िंदगी में क्या करना है, आया रीडिस्कवरी, यानी लाइफ को फर्दर इंजॉय करना है कि नहीं, ठीक है। तो ये टाइम अब कपल को दोबारा से मिल गया। सो लिखा गया है कि विन चिल्ड्रन लीव होम, जब चिल्ड्रन जो है ना वो घर से चले जाते हैं अपने करियर बनाने के लिए, अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, बच्चों की। कपल एंटर द एम्प्टी नेस्ट फेज, ठीक है, अब कपल जो है ना वो एंटर हो गए एम्प्टी नेस्ट फेज में। दिस ट्रांजिशन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर कपल, ठीक है, ये जो है ना ये वो पेस होता है जिसमें कपल को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अभी ज़िंदगी को दोबारा से जीना है, ठीक है, फर्दर इंजॉयमेंट करना है, रीकैंडल करना है, फर्दर रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है, और फर्दर इंजॉयमेंट जितनी भी बाहर जाना, मतलब कि टूर वगैरह भी जाना, ठीक है, ये सब जो है ना अभी करना है। कपल में फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, अब यहाँ पे कपल जो है ना वो पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, ठीक है, कि कहीं बीमार वगैरह न हो जाए, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, न्यू इंटरेस्टेड जितनी भी इन्वेंट्री वगैरह है उस पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, ठीक है। सिक्स पेज जो है ना वो हमारे साथ होता है रिटायरमेंट। इसमें जितनी भी एडल्ट होते हैं वो अब फर्दर जो ओल्ड एज है उसकी तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है।
कपल जो है ना वो अब वो उसका रिटायरमेंट एज आ गया, ठीक है। इसमें अब वो जितने भी कपल है वो सोचते हैं कि मतलब अगर मैं रिटायरमेंट ले लूँ अपनी जॉब से, ठीक है, तो मैं लीजर टाइम में यानी जो फ्री टाइम है उसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है। उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है, वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है कि फ़र्दर मैं अपनी ज़िंदगी में जो अभी जो ट्रांजिशन आ रहा है जो कि रिटायरमेंट है, ठीक है, उसमें मैं फ़र्दर जो लीजर टाइम है यानी पूरा दिन अब मैं फ्री होऊंगा तो इसमें मैं क्या करूँगा। और इसमें ज़्यादातर इस पेज में ज़्यादातर लोग जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं अगर वो फ्री टाइम को फर्दर किसी वर्क वगैरह पे इन्वेस्ट ना करते, ठीक है। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह अगर हो सकती है क्योंकि वो फिर या तो सोता रहता है या बैठा रहता है और या तो खाता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें ज़्यादातर जो हेल्थ डिजीज़ वगैरह है वो आ जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने अपना वो फ्री टाइम जो कि उसको रिटायरमेंट मिल गया, जॉब वगैरह ख़त्म हो गया और उस टाइम पे उसने फोकस किया और वर्क पे फोकस किया, ठीक है, यानी उसने अपने लीजर टाइम को वर्क में कन्वर्ट कर दिया और उसने बाहर चला गया, ठीक है, या किसी और काम के पे अप्लाई कर दिया, किसी और जॉब में अप्लाई कर दिया, ठीक है, या कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर दिया, तो उसने अपनी ज़िंदगी को कामयाब भी कर दिया, ठीक है। और हेल्थ डिजीज़ भी उसको फिर ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि उसका जो फोकस है वो ज़्यादा अपने आप की तरफ पर नहीं रहता, ठीक है, सोच जो है ना वो अपने आप पे नहीं रहता, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है ना वो फिर मसरूफ़ होगा और जब मसरूफ़ इंसान होता है ना तो उसको ज़्यादा डिजीज़ नहीं लगते। लिखा गया है कि एज कपल अप्रोच रिटायरमेंट एज, इस एज में क्या होता है, दे फेस द ट्रांजिशन फ्रॉम अ वर्क फोकस्ड लाइफ, ठीक है, जो वर्क फोकस्ड लाइफ है वो अब लीजर एंड फ्रीडम में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो लीजर एंड फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका ज़्यादातर जो टाइम है वो तो अब फ्री होगा। तो अगर उसने अपनी फ्री टाइम को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया दोबारा से तो उसको ज़्यादा से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। लेकिन अगर उसने कन्वर्ट किया दोबारा से वर्क में तो तब क्या हो सकती है, वो जो है ना वो फिर ज़िंदगी में आगे कामयाब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दिस कैन बी अ टाइम टू एक्सप्लोर न्यू हॉबीज़, इसमें जो है ना ज़्यादातर लोग जो है ना जो जितनी भी न्यू हॉबीज़ है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो जॉब में बिज़ी रहते हैं तो इस वजह से वो रिटायरमेंट ले लेते हैं ताकि वो फर्दर जितनी भी उसकी हॉबीज़ है, जैसे कि उसका बिजनेस एक हॉबी है, ठीक है, तो वो उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोर कर देता है। ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर लोग और एंगेज इन वॉलंटियर वर्क टुगेदर, ठीक है, या एक दूसरे के साथ हेल्प करना, एक दूसरे के साथ वर्क करना, ये सब जो है ना ये स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेवन्थ नंबर पेज है तो उसको हम क्या कहते हैं, एजिंग एंड हेल्थ चैलेंजेस कहते हैं। एजिंग जो है ना मतलब कि अब जो एज है वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जितनी भी ओल्ड एज लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादा से जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा जो फोकस होगा वो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा, ठीक है। अगर वो फीमेल बीमार हो गई तो उसका जो मेल है जो हस्बैंड है वो ख्याल रखेगा, अगर मेल बीमार हो गया तो उसकी जो वाइफ है वो ख्याल रखेगा। तो ज़्यादा फोकस जो है ना वो केयर गिविंग पे होगी। लिखा गया है कि एज कपल एज दे मे कन्फ्रंट हेल्थ रिलेटेड हेल्थ इश्यूज एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्फ्रंट होता है वो हेल्थ इश्यूज़ पे और जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो ज़्यादातर ये लोग जो है ना ये जितने भी एजिंग वाले लोग होते हैं तो ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, बात बात पे इसको रोना आता है, ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि बस ये जो है ना ये एंड ऑफ लाइफ है, यही ज़िंदगी थी बस ख़त्म हो गई, अब फर्दर जो है ना लाज़ेन गरीब की तरफ चलते हैं और सोचते हैं कि मतलब अपनी जितनी भी बाकी ज़िंदगी है उसको अल्लाह की राह में गुजारे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में टाइम गुजारते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, ठीक है, और जितनी भी इमोशनल सपोर्ट वगैरह है वो एक दूसरे को देते हैं कि जितनी में मतलब उसकी अब लाइफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं बाकी है तो इस वजह से एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को देना, तो ये सब जो है ना इसी पेज में होता है। लिखा गया है कि एज कपल एज दे मे कन्फ्रंट हेल्थ इश्यूज एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस ट्रांजिशन ऑफन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू ईच अदर, ठीक है, प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को देते हैं क्योंकि वो अब हम कहते हैं ना कि बड़े जो है ना वो फिर बच्चों की तरह बिहेव स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बात बात पे रोना और हपा होना ये सब जो है ना इस पेज में, तो इस वजह से एक दूसरे को सपोर्ट करना, इमोशनल सपोर्ट करना, प्रैक्टिकल सपोर्ट करना, ये इसी पेज में होता है। इट कैन आल्सो लीड टू डिस्कस अबाउट एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो एंड ऑफ लाइफ केयर है और जो एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग है वगैरह ये सब डिस्कस करते हैं कि मतलब अभी जो है ना ये ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है, ठीक है, और ख़त्म होने वाली है, तो जितनी भी बाकी ज़िंदगी है वो अल्लाह की राह में गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है ना ये सोचते रहते हैं। अच्छा, फिर जो लास्ट स्टेज सॉरी 8th जो स्टेज है वो है लॉस एंड ग्रीफ। लॉस एंड ग्रीफ में क्या होता है, जब कोई
अपना जो मतलब जो लव वन होता है, ठीक है, या फ्रेंड हो गया, या जो है ना उसके जो क्लोज वन जो पार्टनर होता है, वाइफ हो गई या हस्बैंड हो गया, उसकी जब डेथ हो जाती है तो दूसरा बंदा भी सोचता है कि ये तो मेरा हम उम्र था, ठीक है, ये तो मेरा हम एज था, या ये तो मेरा पार्टनर था, और ये तो मेरा दोस्त भी था। अगर ये इसकी डेथ हो गई तो अभी मेरा भी आज ये गया, कल मेरा टाइम आने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये सोचते रहते हैं कि मतलब ये जो है ना हम उम्र थे, तो इस वजह से इसकी अगर डेथ हो गई तो मेरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये सब ये लोग सोचते रहते हैं इसी पेज में, ठीक है। सो लिखा गया है कि कॉफिंग विद द लॉस ऑफ लव वन, ठीक है, लव वन के साथ जो उसका जो लॉस हो जाता है तो उसके साथ कॉप करना है, ठीक है, उसको फेस करना उस इश्यूज़ को। अच्छा, सच इज़ पेरेंट और क्लोज फ्रेंड, अगर किसी का पेरेंट मर जाता है, ठीक है, या किसी का फ्रेंड जो है ना उसकी डेथ हो जाती है तो उसके साथ कॉप करना उस टाइम के साथ, ठीक है, इज़ अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन दैट इफेक्ट कपल डायनामिक, ठीक है। ये जो है ना ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन होता है जो कि इफेक्ट कर देती है कपल की जो डायनामिक होती है, ठीक है, कपल की जो क्या होती है, जो इक्विलिब्रियम होती है, तो उसको ज़्यादातर ये इफेक्ट कर देती है, ठीक है। कपल में नीड टू नेविगेट द ग्रीफिंग प्रोसेस टुगेदर एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, कपल को चाहिए कि वो इस पेस को भी एक दूसरे के साथ जो है ना डिस्कस करके गुजारे, ठीक है, ये जो ग्रीफिंग पेस होता है और ग्रीफिंग प्रोसेस हो गया, और दूसरा ये कि एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे दे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ जो नाइन्थ वन पेज है उसको हम कहते हैं रिकनेक्टिंग एंड री इन्वेंटिंग। रिकनेक्टिंग एंड री इन्वेंटिंग ये वो पेज होता है जिसमें इंसान जो है ना वो दोबारा से अपनी जो पार्टनर है उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, ठीक है, एक न्यू बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कि एक दूसरे के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बनाए, ठीक है। सो ये जो है ना ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ होती है। ज़्यादातर जो कपल होते हैं ना जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो ज़्यादातर हम कहते हैं ना कि हमारी दादी जो है ना वो बीमार हो गई है तो इस वजह से दादा भी जो है ना वो इतना हपा है उसके पीछे, ठीक है, या दादी अगर कहीं कहीं पे चली जाती है तो दादा कितना हपा होता है। तो ये जो है ना ये क्या होती है, ये वो लेटर स्टेज वाली जो लाइफ की लेटर स्टेज होती है, तो वो उस पर फोकस उसका होता है कि मतलब एक दूसरे के साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो बनाए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर एक दूसरे के बगैर जीना जो है ना उसके लिए नामुमकिन होती है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कपल में फोकस ऑन मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन या इंटीमेसी हो गया, ठीक है, लव कनेक्शन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस कैन इन्वॉल्व री इन्वेंटिंग द रिलेशनशिप एंड फाइंडिंग न्यू वे टू कनेक्ट द बॉन्ड एंड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है ना ये न्यू वेज देखते हैं कि किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बनाए, ठीक है, कनेक्ट हो जाए। अच्छा, जो लास्ट वन पेज है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन लिगेसी एंड लाइफ पर्पस, ठीक है। अब लिगेसी क्या होती है, लिगेसी जो है ना ये असल में हमारे साथ जो मिरास होती है, ठीक है, जो हम विरासत या मिरास कह सकते हैं, ठीक है, अपना जो जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको मिरास में देना किसी को, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ लिगेसी हो गई। सो लिखा गया है कि इसमें जो है ना इंसान अपनी ज़िंदगी के पर्पस पे, अपनी ज़िंदगी के मकसद पे, और जो लिगेसी होती है, जो मिरास होता है, उस पर ज़्यादातर रिफ्लेक्ट देता है, करता है, ठीक है, कि मैं अपना जो मिरास है वो किसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, किसको छोड़ 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 दूँ, ठीक है। तो ये सब जो है ना या विरासत लिखना या जो हम क्या कहते हैं कि मतलब इसने जो एक लेटर लिखा होता है किसी ने, ठीक है, कि ये मेरा जितने भी ज़मीन वगैरह है वो इसके नाम पे हो गया है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये इसी स्टेज में होता है, ज़्यादातर इसी स्टेज में ये लोग जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं। As individual and couple near to end of their lives, they may reflect on their legacy and meaning एट द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब इस स्टेज में इंसान जो है ना वो सोचते हैं कि मेरा जो लेगेसी है, जो मिरास है, वो उस पर रिफ्लेक्शन देना कि मतलब किसको छोड़ दूँ, ठीक है, किसके नाम कर दूँ प्रॉपर्टी वगैरह। और दूसरा ये कि वो अपनी एग्जिस्टेंस पे, यानी मेरा लाइफ का जो मकसद है वो पूरा हो गया कि नहीं, अभी लाइफ में कुछ यहाँ पे मेरा एग्जिस्टेंस जो है ना वो लोगों के लिए क्या फ़ायदा दे रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या लोगों पे कुछ असर कर रहा है कि नहीं, तो उस पे ज़्यादातर उसका फोकस होता है। दिस ट्रांजिशन कैन इन्वॉल्व अ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ पर्पस एंड वैल्यू, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो लाइफ की जो पर्पस है, जो मकसद है और जो वैल्यू है, ठीक है, उसके बारे में लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।